नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है अक्टूबर महीना लग गया है। अब इसमें ये नवरातम भी लग गया है। तो प्यारे बच्चों, नवरातम की वजह से आपका पढ़ाई भी बहुत स्लो चल पाएगा। कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत से बच्चे होते हैं जो कि रात भर जगराता देखेंगे, दिन भर सोएंगे। तो ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपका पेपर नज़दीक है। आप उतना ही देखिए, मनाही नहीं है देखने में, उतना ही दुर्गा पूजा देखिए, उतना ही जगराता देखिए जितने आपकी पढ़ाई के लिए बेनिफिट हो। आप सोच रहे हैं कि पूरी रात हम जगराता देखें और दिन भर सोएं, तो इस तरह पढ़ाई हो चुकी है, आप ला चुके हैं 90%। तो आप उम्मीद है आप अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को केयर रखेंगे और पढ़ाई भी बेहतर करेंगे। क्योंकि आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छा नंबर लेकर आएंगे। परंतु अगर बच्चे ही ऐसे निकल जाएंगे तो माता पिता कितना दुख होगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके माता पिता का दिल टूटे। तो प्यारे बच्चों, आप अपने पढ़ाई के साथ साथ त्यौहार भी मनाइए। उसमें कोई कह सकते हैं कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आप अपने पढ़ाई निरंतर करते रहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर नंबर हमने पहला देख लिया है विलियन। उसमें टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले वीडियो हमने करा दिया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न चैप्टर नंबर 1 बाई राजा यादव सर, या डाल दीजिएगा या तो सर्च कर लीजिएगा या तो लिख दीजिएगा केमिस्ट्री मोस्ट टॉप 10 प्रश्न बाई राजा यादव सर, या तो कह दीजिए कि बाई SWR ऑनलाइन क्लासेस आपको आ जाएगा, आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जो कि विद्युत रसायन है। चैप्टर नंबर 2 यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। अब देखिए पार्ट 1 है, क्योंकि पार्ट 1 अभी हम पढ़ाएंगे, इसके बाद हम पार्ट 2 लेके चलेंगे। इस अक्टूबर महीने तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विथ एग्जाम्पल के साथ, विथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हम आपके लिए नवंबर से लेकर आएंगे टॉप 100 मोस्ट मॉडल पेपर। तो प्यारे बच्चों, टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं इस वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आप इतना पढ़ लो बस प्यारे बच्चों, इतना ही पढ़ना है। बस 5 क्वेश्चन करके 2-3 सीरीज लेकर आएंगे। बस आप इतना ही पढ़ लीजिएगा, 100% पक्का पूछा जाएगा। क्योंकि हम पहले पेपर का मॉडल का पेपर को एनालाइज करते हैं, उससे छांटते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, उसी को लेकर आपके लिए आते हैं। कहाँ पर मिलेगा आपको ये सब? तो ये आप सबको SWR ऑनलाइन क्लासेस पर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर 2 रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन। क्या विद्युत रसायन किसे कहते हैं? या कभी कभी पूछ लेता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या तो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री पूछ लेता है कभी कभी। तो आप क्या लिखेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? इंग्लिश वाले हो गए, इंग्लिश बोर्ड वाले बच्चे पूछेंगे। तो ये पहला ही क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। तो विद्युत रसायन, विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंधों का अध्ययन करना ही। मान लीजिए ये विद्युत है, ये रासायनिक है। जब विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को जब साथ मिलाकर समझेंगे और देखिए कि ऊर्जा को परस्पर संबंध माने जोड़ होता है, या तो कह सकते हैं ऐड होता है। तो परस्पर संबंधों का आप समझ लीजिए, ये हमारा हो गया, ये हो गया विद्युत और ये हो गया रसायन। तो इसके परस्पर संबंधों को जब हम पूरा मिलाकर आप गहन अध्ययन करेंगे, इसे ही कहते हैं विद्युत रसायन। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको विद्युत रसायन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या कर रहा है? संबंधों का अध्ययन रसायन विज्ञान की देखिए इसी शाखा के अंतर्गत तो विद्युत रसायन। तो विद्युत और रसायन के संबंधों को मिलाकर जिस शाखा के अंतर्गत हम इसको क्या करते हैं, अंतर्गत समझते हैं या कह सकते हैं व्यक्त किया जाता है, उससे ही जिस शाखा के अंतर्गत व्यक्त किया जाता है, व्यक्त नहीं लिखे थे, सॉरी।
व्यक्त किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम विद्युत रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको विद्युत रासायनिक ऊर्जा समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है धात्विक चालक। आपको पहले तो क्वेश्चन पूछेगा विद्युत चालकों के प्रकार। जो विद्युत चालक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें आता है जैसे धात्विक चालक हो गया, विद्युत अपघटनीय चालक हो गया और अधात्विक चालक हो गया। ये सब आपसे पूछेगा, ठीक है। तो पहले हम आइए देखते हैं धात्विक चालक क्या होता है, फिर उसके बाद विद्युत अपघटनीय चालक क्या होता है, फिर उसके बाद हम अधात्विक चालक देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, धात्विक चालक। तो वे चालक पदार्थ जो कोई रासायनिक परिवर्तन किए बिना, मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक पदार्थ है, इसमें कोई मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहाना ही क्या कहलाता है, धात्विक चालक कहलाता है। मान लीजिए ये कोई एक चालक पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक बहाना ही ये हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा धात्विक चालक कहलाएगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉन की गति, यानी इलेक्ट्रॉन की गति के बिना विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसे ही हम धात्विक चालक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपसे क्या कहा कि जब किसी चालक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम बहाएंगे उसे क्या कहेंगे, अधात्विक चालक कहेंगे। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसे ही हम अधात्विक चालक कहते हैं। उम्मीद है आपको धात्विक चालक समझ में आ गई होगी। धात्विक चालक के अंतर्गत जैसे कि होता है दो प्रकार के धात्विक चालक, एक धातु होता है, एक अधातु होता है, एक धातु एक अधातु। आइए देखते हैं कौन कौन से चालक ऐसे हैं जो धातु के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से चालक ऐसे हैं जो अधातु के अंतर्गत आते हैं। आइए समझते हैं। तो धातु के अंतर्गत जैसे लोहा हो गया, एयू मतलब सोना हो गया, सॉरी आर्गन हो गया, एजी तो सोना हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं। बिकॉज जो सिल्वर होता है, चांदी होती है, तो बिकॉज चांदी इज अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गुड कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसमें जो चालक है, इलेक्ट्रॉन है, उसमें साधारण से यानी कह सकते हैं कि आसानी से बहते रहते हैं, ठीक है। अधातु का ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब धातु के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं अधातु। अधातु किसे कहते हैं, जैसे खनिज हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो खनिज हो गया प्यारे बच्चे, जैसे मिनरल, जैसे हो गया पेट्रोलियम, गैस, और जैसे हो गया 3-4 पदार्थ ऐसे हैं जो खनिज के अंतर्गत आते हैं, जैसे हो गया अभ्रक हो गया, और उसी प्रकार जैसे ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर लगती है, जो नीब होती है उसे ही हम कहते हैं ग्रेफाइट। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको धात्विक चालक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें धात्विक चालक नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में धात्विक चालक और बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, विद्युत अपघटनीय चालक। विद्युत अपघटनीय चालक किसे कहते हैं, या विद्युत अपघटनीय चालक क्या होता है, या विद्युत अपघटनीय चालक से आप क्या समझते हैं। इतने प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन, बोर्ड एग्जामिनर। तो आइए देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप इंपॉर्टेंट का टिक जरूर लगा लीजिएगा कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या जलित अवस्था में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या जलित अवस्था में मुक्त आयनों में उपस्थित होते हैं। मुक्त आयन किसे कहते हैं, तो ऐसे आयन जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उसे ही हम मुक्त आयन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या जलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करता है, उसे ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, उसे ही कहते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। उसे क्या कहते हैं प्यारे प्यारे रसगुल्लों, उसे ही विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। कैसे, आइए हम इसको एक बार आपको अच्छे से समझाते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, जिसमें अभी इसमें लिक्विड है जो कि स्याही के रूप में है, ठीक है, और क्या कह रहा है, और जलित अवस्था में है और किसमें, जलीय विलयन में, और इसमें एक निफ भी होगी जिसके अंदर क्या भरा है, स्याही भरा है। तो वो दोनों कैसे अवस्था में है, दोनों मुक्त अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है।
तो आयनों की उपस्थिति में क्या करेंगे, धारा, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक मुक्त अवस्था बनाएंगे, और जब इसमें हम करंट इस फ्लो से बहाएंगे, मतलब डालेंगे, जब इस फ्लो से होते हुए इस फ्लो तक आएगी तो इसमें जो धारा है सुगमता से बहेगी। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने 3 प्रश्न कर लिए हैं, हमारे पास 2 प्रश्न और बचे हैं। आइए उसको भी हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं और आपको इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। ये एक प्रकार का डेरिवेशन जैसा फार्मूला है, डेरिवेशन जैसी थ्योरी है, क्योंकि यह बहुत ही पूछा जाता है। क्या विद्युत अपघटनी चालकत्व, नॉट चालक। तीसरा प्रश्न हमने चालक देखा, बट ये चालकत्व है बच्चों। चालक और चालकत्व में जमीन आसमान का फर्क है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसी प्रकार 5वां प्रश्न विशिष्ट चालकत्व। तो आइए पहले तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारे पास है विद्युत चालकत्व किसे कहते हैं। तो विद्युत चालकत्व किसे कहते हैं, या बच्चों आप मानो या ना मानो 2025 बोर्ड में 100% आएगा ही आएगा। क्योंकि ये बच्चों हमारे एग्जामिनेशन में 3 से 4 साल से पूछ रहा है, तो इस बार इसकी आने की संभावना 100% है। तो आइए देखते हैं विद्युत अपघटनी चालकत्व। तो किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में, विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को विद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, इसमें क्या भरा है, इंक। तो क्या कह रहा है, किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन, इसमें इंक है, वो क्या हो गया, हमारा जलीय विलयन हो गया। इंक में है जो क्या हो गया, वो जलीय विलयन हो गया। और जब जलीय विलयन हो गया, उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो जितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसकी क्षमता को ही हम विद्युत अपघटनी क्या कहेंगे बच्चों, विद्युत अपघटनी चालकत्व कहेंगे। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। या प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। आइए इसको हम करके देखते हैं। तो हम ये क्या कह रहा है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम बोले तो 1/R, व्युत्क्रम बोले तो 1/R। इसे क्या कहते हैं, यहाँ प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, मान लीजिए इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अब देखिए आपको जैसे कि पता होगा ओम के फार्मूला, तो R बराबर हमारे पास क्या होता है, R बराबर होता है V/I, यही तो होता है ना प्यारे बच्चों। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 को, समीकरण जो 2 है इसको यहाँ पर रख दीजिए, आपको मान निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा C = 1/V/I, यही हुआ ना। अब हमारा VI ऊपर चला जाएगा, I जब हमारे पास ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा C बराबर, यहाँ देखिए C बराबर है, या I ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास I/V। यही होता है प्यारे बच्चों हमारा विद्युत अपघटनी चालकत्व। क्या, C = I/V, यही होता है हमारा विद्युत अपघटनी चालकत्व। उम्मीद है आपको यह डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट चालकत्व। उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक उसी प्रकार विशिष्ट चालकत्व भी होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कुछ के टाइप के लिखते हैं, परंतु इसे हम कप्पा बोलते हैं, नॉट बप्पा। ठीक है, आप इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कप्पा लिखा है, नहीं आप कंफ्यूज होकर बप्पा लिख दो, एग्जामिनर भी सोचे कि यहाँ बप्पा कैसे आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ कप्पा रहेगा। ठीक है, अब आइए तो कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कह रहा है, ये किसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ये किसके व्युत्क्रम होता है, जैसे कि आपको पता है ये किसके व्युत्क्रम होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आज ये हमारा हुआ प्रश्न नंबर 5। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना अपने मित्रों के पास ना भूलें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।